हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरु जी के चैनल एस पी झा चैनल पे। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोगों ने आप मैंने गड़बड़ा गए वो कट भए जेते हैं। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होते थे। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरु जी के चैनल एस पी झा चैनल पे। और आज हम लोग सीखने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों क्लास 10th के केमिस्ट्री चैप्टर 2, जिसमें कि हम लोग अम्ल, क्षार और लवण को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ रहे थे। जिसमें कि आपके गुरु जी ने आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों अम्लों के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर बता दिए थे, और क्षार के बारे में। आज हम लोग लवण के बारे में सीखेंगे, और आज से हमारा लवण का जो जितने भी प्रकार के नोट्स पॉइंट होंगे और लवण से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे वो सारे आपके गुरु जी देंगे। हाँ, पार्ट 6 तक मैंने, पार्ट 7 तक, ये मेरा पार्ट 7 है। पार्ट 6 तक मैंने आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है, जिसमें कि अम्ल के बारे में और क्षार के बारे में क्लियरिटी समझाया। अगर नहीं देखें तो जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको देख लीजिए, सीख लीजिए और समझ लीजिए, और अपने कंसेप्ट को क्या कीजिए तो क्लियर कर लीजिए। हाँ, एक बार दो बार उसको याद कर लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपके एग्जाम में जितने भी प्रश्न आएंगे वो सारे प्रश्न आपसे बनेंगे। और इस बार भी एग्जाम जो हुआ है, टेस्ट के एग्जाम जो भी होंगे आपके क्लास के अंदर, उस आपके ही गुरुजी के ही जो आप लोग के गुरुजी पढ़ाते हैं उसी से पूछा जाएगा। बेसिकली आपको धैर्य बना के पढ़ना होगा, याद करना होगा, लिखना होगा, सीखना होगा। चलिए आज हम लोग लवण से सीखते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले लवण के बारे में हम लोग जानते हैं लवण है क्या नहीं है। देखिए, लवण आप सभी को मैंने जब चैप्टर 1 पढ़ाया था उसमें भी बताया था, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या बताया था, जो अम्ल जो है मेरे पास, तो वो क्षार के साथ रिएक्शन करके अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करता है। तो वही होता है यहाँ पे भी, अम्लों तथा भस्मों की अभिक्रिया से लवण तथा जल बनते हैं। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया एसिड प्लस बेस जब आपस में संयोग करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ये साल्ट प्लस H2 यानी कि जल का निर्माण करेंगे। आप सभी को पता होना चाहिए जल का अनुसूत्र क्या होता है, तो H2O होता है। यहाँ से ये समझ लीजिए जल है, और बहुत एग्जाम में पूछा जाता है जल का अनुसूत्र क्या होता है, लिखिए। तो बहुत सारे बच्चे वहाँ पे गलत कर जाते हैं। नहीं, आप लोग को गलती नहीं करना, ये जल का अनुसूत्र होता है। अब यहाँ से हम कुछ एग्जांपल्स लिए हैं जो आप लोगों को समझाने के लिए, एग्जांपल्स को समझने का प्रयास कीजिएगा। अब ये HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बहुत सारे अम्लों के बारे में मैंने आप लोग को, अम्लों का उपयोग, अम्लों का रासायनिक सूत्र, अम्ल कौन कौन किस में कौन कौन यानी कि किस पदार्थ में कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं, बहुत सारे डिटेल बताया। और pH स्केल भी मैंने आप लोग को बताया था। pH स्केल क्या है, ये क्यों आवश्यक है, नहीं आवश्यक है, pH मान भी बताए बहुत सारे। तो अगर नहीं देखें तो जाइए, सारे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब NaH के साथ अभिक्रिया करता है तो NaCl प्लस H2 यानी कि NaCl क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, एक लवण है और जल का निर्माण करता है। उसी प्रकार से H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल जब NaH के साथ अभिक्रिया करता है तो NaHSO4 बनाता है तथा H2O जल का निर्माण करता है। और ये मैंने आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से इसे पीछे के पार्ट्स में अम्ल के बारे में, क्षार के बारे में बताया। नहीं देखें तो जाइए। अब हम लोग अम्लों का वर्गीकरण समझते हैं, यानी कि अम्लों को कितने प्रकार में बांटा गया है, नहीं बांटा गया। अगर हम लोग बेसिकली बात करें तो अम्ल को मुख्यतः 3 प्रकार में ही बांटा गया है। पहला होता है सामान्य लवण, दूसरा होता है अम्लीय लवण और तीसरा होता है भौष्मिक लवण। अब हम लोग सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं सामान्य लवण। यहाँ देखिए, सामान्यतः लवणों को निम्नलिखित 3 वर्गों में बांटा जाता है। अब सामान्य लवण क्या है, देखिए, वैसे लवण जिसमें विस्थापनशील हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल समूह नहीं होते हैं। वैसे लवण जिसमें विस्थापनशील हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल समूह नहीं होते हैं सामान्य लवण कहलाते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं सारे एग्जाम्पल में, यहाँ पे जो हाइड्रोक्सिल समूह या हाइड्रोक्सिल समूह या आप लोग कह सकते हैं विस्थापनशील हाइड्रोजन इसमें नहीं है, इसीलिए ये सारे अम्ल क्या है हमारे, तो ये सामान्य लवण है। जैसे कि NaCl, KCl, Na2SO4, Na3PO4, KNO3, CuSO4 तथा NH4Cl, ये सारे हमारे क्या हो जाते हैं, तो सामान्य लवण हो जाते हैं। और आप लोग को ये ध्यान पे याद रखना होगा मेरे प्यार, तो कहीं कहीं कितनी बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी गया है जो निम्नलिखित में से कौन सा लवण है, वहाँ पे आप लोग को लवण के बारे में बताना होता है। तो लेकिन आप लोग को जब पता होगा जी ये लवण है या नहीं है, तभी ना आप लोग, इस बार के एग्जाम में भी आया था लवण कौन सा है, एक प्रश्न तो आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में, जो निम्नलिखित में से कौन सा लवण है। तो आपको वहाँ पे ध्यान पे रखना होगा सारे एग्जाम्पल्स को, जो कौन कौन लवण है और नहीं है। चलिए हम लोग समझते हैं। अब हम दूसरे कंसेप्ट को समझते हैं, अम्लीय लवण। अम्लीय लवण क्या है, तो वे लवण जो किसी भस्म द्वारा किसी अम्ल के अपूर्ण उदासीनीकरण के फलस्वरूप बनते हैं, अम्लीय लवण कहलाते हैं। जैसे NaHCO3, NaHSO4 और NH4Cl, ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, तो अम्लीय लवण हो जाएंगे। अब हम लोग भौष्मिक लवण को समझते हैं। भौष्मिक लवण क्या है, नहीं है उसको समझ लीजिए। बेसिकली ये सब आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते फिलहाल, लेकिन आप लोग को थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों हर एक कंसेप्ट को सीखना होता है और समझना होता है। जब तक आप लोग ये भौष्मिक लवण क्या होते हैं, अम्लीय लवण क्या होते हैं नहीं समझ पाएंगे, तब आप तक आगे के कंसेप्ट को आप लोग नहीं सीख पाएगा, क्योंकि हर एक कंसेप्ट एक के साथ जुड़े होते हैं। और जब तक ये आप लोग पीछे के कंसेप्ट नहीं सीखेंगे तब तक आगे समझ ही नहीं सकते हैं। अब देखिए भौष्मिक लवण क्या होते हैं, तो वैसे भस्म जिनके
अणु में एक से अधिक हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं, अम्लों द्वारा आंशिक रूप से उदासीन होकर ये भौस्मिक लवण प्राप्त करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये हाइड्रोक्सिल समूह है, इसमें यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये सारे क्या है तो हाइड्रोक्सिल समूह है जो कि अम्ल के अंदर जुड़े रहते हैं, तो भस्म के अंदर जुड़े होते हैं, तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, तो ये भौस्मिक लवण हो जाते हैं मेरे प्यारे। तो देख सकते हैं यहाँ पे वैसे भस्म जिनके अणु में एक से अधिक हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं, अम्लों द्वारा आंशिक रूप से उदासीनीकृत होकर ये भौस्मिक लवण प्रदान करते हैं, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, तो भौस्मिक लवण हो जाएंगे। आई होप आप सभी को यहाँ तक भौस्मिक लवण समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से द्विक लवण को समझते हैं, जो कि आपके बुक में नहीं दिया गया है, मैंने अलग से इंक्लूड किया है इसको। फिलहाल इसको समझ लीजिएगा, क्योंकि आगे के क्लास में जब जाइएगा तो आप लोग को पूछ दिया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसलिए आपको समझना आवश्यक होता है। देखिए द्विक लवण क्या होता है, तो दो सरल लवणों के जलीय विलयन के वाष्पीकरण से प्राप्त लवण को हम लोग द्विक लवण कहते हैं। फिर से समझिए, दो सरल लवणों के जलीय विलयन के वाष्पीकरण से प्राप्त लवणों को द्विक लवण कहते हैं। और वाष्पीकरण के बारे में, वाष्पीकरण प्रक्रिया के बारे में मैंने पीछे चैप्टर में बताया है। अब यहाँ से देखिए इसके एग्जाम्पल्स होते हैं पोटास एलम या फिटकरी। आप लोग पोटास एलम आप लोग देखे होंगे, फिटकरी आप लोग के पापा जब घर पे दाढ़ी बनाते होंगे मेरे प्यारे, तो वो एक उजला टाइप में कुछ इसका प्रयोग करते हैं जो कि अपने गालों पे रगड़ते हैं, तो उसी को हम लोग फिटकरी कहते हैं। या तो आप लोग इसका रासायनिक नाम में पोटास एलम भी कह सकते हैं, तो चाहे पोटास एलम कहिए या फिटकरी कहिए। तो इसका रासायनिक सूत्र बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, जो फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या होता है या फिटकरी का रासायनिक नाम क्या है, पोटास एलम होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा, इसको याद कर लीजिए। और इसका रासायनिक सूत्र पूछे तो K2SO4 इंटू Al2 SO4 का होल 3 इंटू 24H2, ये आपको याद रखना होगा। K2SO4 इंटू Al2 SO4 का होल 3 इंटू 24H2, ये क्या होता है, पोटास एलम का या फिटकरी का रासायनिक सूत्र होता है। इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मोहर लवण देखिए, FeSO4 इंटू NH4 का होल 2 इंटू SO4 इंटू 6H2, तो इसी प्रकार से इसको याद रखना होता है। और बार बार जब आप लोग लिखिएगा ना, तो आप लोग का अभी अभ्यास हो जाएगा और आप लोग भी सीख लीजिएगा। अब हम लोग समझने वाले लव के यानी कि लवण के गुण के बारे में मेरे पास। तो यानी कि लवण के कौन कौन से गुण हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, बहुत सारे। मैंने अम्लों के गुणों के बारे में भी जिक्र किया था, जिसमें कि अम्ल के यानी कि अम्ल के भौतिक गुण, अम्ल के रासायनिक गुण, उसी प्रकार से क्षार के भी बारे में डिटेल में बताया हूँ आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से। आज हम लोग अब अम्ल के यानी कि लवण के गुण के बारे में समझते हैं और इसे सीखने का प्रयास करते हैं। देखिए लवण जो होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ये प्रायः ठोस पदार्थ होते हैं, जिनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, तो उच्च होता है। ये क्या होते हैं, तो ठोस पदार्थ होते हैं, इनका गलनांक क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। दूसरे कंसेप्ट देखिए, ये प्रायः जल में घुलनशील होते हैं। ये आपके बुक में इंक्लूड नहीं है, मैंने अलग से इंक्लूड किया है, इसको याद कर लीजिएगा, सीख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये प्रायः जल में घुलनशील होते हैं। तीसरे लवण के क्या गुण होते हैं, इसका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अगर बता दूं आप लोगों को, तो अम्ल का भी जलीय विलयन सुचालक विद्युत का सुचालक होता है, और क्षार का भी जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है, और अम्ल का भी लवण का भी जलीय विलयन क्या होता है, तो ये विद्युत का सुचालन है। यानी कि तीनों में, अम्ल, क्षार और लवण तीनों में ये विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत गमन कर सकता है। अब यहाँ से चौथे नंबर कंसेप्ट की बात करते हैं, ये आयनिक यौगिक होते हैं। पाँचवें नंबर देखिए, पाँचवें, छठे और सातवें आपके बुक से ही लिया गया है, इसको समझ लीजिए। कहा गया प्रबल अम्ल तथा प्रबल भस्म से बने लवणों का जलीय विलयन क्या होता है, तो उदासीन होता है। और आप सभी को पता होगा, यानी उदासीन हुआ तो उसका pH मान जो होगा वो क्या होगा, तो 7 होगा। यही पूछा जाता है बेसिकली। एग्जाम्पल्स का बात करें तो KCl, NaCl, KNO3, Na2SO4 आदि, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। चलिए हम लोग छठे नंबर के गुण को समझते हैं, जैसे कि प्रबल अम्ल तथा दुर्बल भस्म से बने लवणों, यानी कि जो प्रबल अम्ल होगा और तथा दुर्बल भस्म से बने लवणों का जो जलीय विलयन होता है वो अम्लीय होता है, तथा pH, इसका pH मान जो होगा वो 7 से कम होता है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं आता होगा मेरे पास। तो प्रबल अम्ल क्या होता है, इसके पीछे मैंने आप लोग को बताया है, जानकारी दी है प्रबल अम्ल के बारे में, दुर्बल भस्म के बारे में, सारे के बारे में मैंने आप लोग को डिटेल में एक्सप्लेन किया हूँ। जब अम्लों का आप लोग का वर्गीकरण बताया था, उसमें मैंने आप लोग को प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल का डिफिनेशन लिखाया था, उसके कौन कौन से होते हैं, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल होते हैं, वो सारे के मैंने आप लोग को जिक्र भी करवाया था, बताया भी था। तो अगर कहीं से कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आशा है आप लोग पीछे के पार्ट्स नहीं देखे होंगे, अगर देख लीजिएगा तो इसमें आप लोग को समझने में कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब देखिए, जैसे हम समझा दिया आप लोग को, जैसे NH4Cl होता है और इसका FeCl3, CuSO4, AgCl3 आदि बहुत सारे, AlCl3 है, यहाँ पे AlCl3 है आदि, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। अब सातवां एग्जाम्पल हम बात करते हैं, दुर्बल अम्ल तथा प्रबल भस्म से बने, दुर्बल अम्ल तथा प्रबल भस्म से बने लवणों का जलीय विलयन अम्लीय होता है, तथा विलयन का pH मान मेरे पास, तो जब अम्लीय होगा तो वो 7 से कम होता है। जैसे Na2CO3, NaSCO3, CH3, COONA और
कोमा देखिए यहाँ NaCN है और बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक आशा है आप सभी को समझ में आया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। अगर किसी भी पॉइंट में मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम है तो आप हमें ज़रूर ही कमेंट कीजिएगा। हाँ, आप लोगों से एक अनुरोध और है मेरे प्यारे दोस्तों, जो पीछे मैंने जो आप लोगों को बताया पार्ट 6 तक, वो सारे पार्ट्स को देखिए, तभी आपके क्लियर होंगे और समझ में आएंगे। क्योंकि जब तक आप लोग पार्ट्स हर एक पार्ट को नहीं देखते हैं तब तक आपको समझ में नहीं आएंगे। और प्रत्येक पार्ट्स जो होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो आप एक दूसरे के साथ क्या होते हैं तो जुड़े होते हैं। जब तक आप लोग चैप्टर 1 को नहीं समझेगा तब तक आपको अच्छी तरीके से चैप्टर 2 क्लियर नहीं होगा। तो इसीलिए मैं आप लोग को बार बार कहता रहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, सारे पार्ट्स को देखिए, सारे पार्ट्स को देखिए और प्रत्येक पार्ट्स को देखिए और लिखिए अपने कॉपी पे। क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और लिखते नहीं मेरे प्यारे, तो आप लोग को लिखना होगा, तभी आप लोग इसको सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलिए आज के पार्ट्स में हम लोग इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को ये पार्ट समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कर दीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। धन्यवाद।